प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले अगले 10 दिनों में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 29 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिसकी शुरुआत वो आज सोमवार यानी 4 मार्च से कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली का दौरा करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री सोमवार को तेलंगाना के आदिलाबाद में कई विकास परियोजनाओं का अनावरण करने के बाद तमिलनाडु के कलपक्कम में भाविनी का दौरा करेंगे। अधिकारियों के मुताबिक पीएम मोदी आदिलाबाद के साथ साथ चेन्नई में भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 5 मार्च को तेलंगाना में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वो ओडिशा में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वोट के बदले नोट मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में 5 जजों की संविधान पीठ के 1998 वाले फैसले को पलट दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि वो इस संबंध में सांसदों को राहत देने पर सहमत नहीं है। शीर्ष अदालत ने कानून के संरक्षण में सांसदों को छूट देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी को घूस की छूट नहीं दी जा सकती है। अब सांसदों और विधायकों को रिश्वत के बदले विधेयिका में वोट देने पर कानूनी कार्रवाई से छूट नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाले 7 जजों की संवैधानिक बेंच इस मामले में सुनवाई की। पीठ ने कहा कि वोट के लिए नोट लेने वालों पर केस चलना चाहिए। दिल्ली शराब घोटाले केस में जांच का सामना कर रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के 8वें समन को भी इग्नोर कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज यानी सोमवार को भी ईडी दफ्तर में पूछताछ में शामिल नहीं हुए। यह 8वीं बार है जब अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय के समन में एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। ईडी ने 8वां समन जारी कर 4 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। समन पर अरविंद केजरीवाल ने इसे गैर कानूनी बताया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि ईडी के हर सवाल का जवाब देने को वो तैयार है, मगर अभी नहीं। उन्होंने जवाब देने के लिए ईडी से 12 मार्च के बाद की कोई तारीख मांगी है। उन्होंने कहा है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ में शामिल होंगे। वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने रोजगार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला किया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी की नीयत पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि मोदी कोई रोजगार देने की नीयत नहीं है। वो नए पद नहीं निकाल रहे हैं और खाली पड़े पदों पर भी भर्तियां नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी झूठी गारंटियों का झोला लेकर घूम रहे हैं। कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि अगर संसद में पेश किए गए केंद्र सरकार के आंकड़ों को ही माने तो 78 विभागों में 9,64,000 पद खाली पड़े हैं। रेलवे में 2.93 लाख, गृह मंत्रालय में 1.33 लाख और रक्षा मंत्रालय में 2.64 लाख पद खाली है। क्या केंद्र सरकार के पास इस बात का जवाब है कि 15 प्रमुख विभागों में 30% से ज्यादा पद खाली क्यों हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के होश उड़ गए हैं। सुरक्षा मुख्यालय के COG नंबर पर एक अज्ञात शख्स ने फोन किया और सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी दी है, जिसके बाद इस मामले में महानगर कोतवाली में तैनात हेड कांस्टेबल उधम सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खबर के मुताबिक इस फोन कॉल को ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल ने उठाया, जिसके बाद आरोपी ने सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी दी है। कांस्टेबल ने जब फोन करने वाले युवक से उसका नाम पूछा तो उसने फोन कट कर दिया। सीएम योगी को धमकी भरे फोन के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इस मामले में कोतवाली थाने में दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आरोपी कौन था और उसने क्यों कॉल किया था। दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने सोमवार को विधानसभा में अपना 10वां बजट पेश किया है। वित्त मंत्री आतिशी ने दिल्ली के लिए 76,000 करोड़ का बजट पेश किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की आबादी देश की कुल आबादी का सिर्फ 1.55% है, लेकिन फिर भी देश की GDP में दिल्ली का योगदान 2 गुना से अधिक है।
बजट में दिल्ली की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना भी पेश की गई है। इस योजना के तहत हर महीने 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को 1000 रुपए मिलेंगे। महिलाओं के कल्याण और उनके सशक्तिकरण के लिए 2024-2025 के बजट में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब उनके दमन दीऊ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। ये दावा कांग्रेस के दमन दीऊ यूनिट के प्रदेश अध्यक्ष केतन पटेल ने किया है। दमन दीऊ में बीजेपी की मौजूदगी के बारे में बात करें तो बता दें कि भाजपा ने दमन दीऊ लोकसभा सीट से लगातार चौथी बार उम्मीदवार के तौर पर मौजूदा सांसद लालू भाई पटेल के नाम का ऐलान किया है। ऐसे में इस सीट से कांग्रेस सबसे बड़े चेहरे प्रियंका गांधी को भी रण में उतार सकती है। चंडीगढ़ नगर निगम के सीनियर डिप्टी और डिप्टी मेयर के चुनाव में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को हरा दिया है। बीजेपी उम्मीदवार को 19 वोट मिले हैं, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी गुरप्रीत गाबी के पक्ष में 17 वोट डाले गए थे, जबकि उनके एक वोट को इनवैलिड करार दिया गया है। इसके साथ ही बीजेपी ने सीनियर डिप्टी और डिप्टी मेयर की कुर्सी पर अपना कब्जा जमा लिया है। बताया जा रहा है कि मतपत्रों में छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए आप और कांग्रेस के पार्षदों ने सीनियर डिप्टी और डिप्टी मेयर चुनाव का बहिष्कार कर दिया है, जिससे बीजेपी उम्मीदवार कुलजीत संधू और राजेंद्र शर्मा को जीत हासिल हुई है। यामी गौतम के स्टार आर्टिकल 370 थिएटर में लगातार माहौल जमाए हुए है। 23 फरवरी शुक्रवार को रिलीज हुई इस फिल्म को जनता बहुत पसंद कर रही है। डायरेक्टर आदित्य जामले की ये फिल्म भारी राजनीतिक टॉपिक लेकर आई है, मगर कहानी में जिस तरह से एक बेहद उलझे हुए मुद्दे को थ्रिलिंग तरीके से पेश किया गया है। ओपनिंग वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ रुपए से ज्यादा बिजनेस करने वाली आर्टिकल 370 ने पहले सोमवार से भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए रखी है। फिल्म ने हफ्ते के वर्किंग डेज में भी यामी की फिल्म ने हर दिन करीब 3 करोड़ से ज्यादा नेट कलेक्शन करना जारी रखा। कामकाजी दिनों में टिके रहने का फायदा ये हुआ कि आर्टिकल 370 का वीकेंड कलेक्शन बहुत ही शानदार रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से बनी हुई इस फिल्म ने पहले हफ्ते में ही ऑलमोस्ट 39 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। आईएमडी ने इस साल मार्च से लेकर मई 2024 तक गर्मी के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें यह बताया गया है कि देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान रहने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक मार्च से मई तक लू के दिनों में बढ़ोतरी होने का भी अनुमान है। आईएमडी ने जानकारी दी है कि उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, मध्य के कुछ अलग अलग क्षेत्रों को छोड़कर भारत के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से ज्यादा अधिकतम तापमान रहने की संभावना है। इसके अलावा भारत के अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक रहने की उम्मीद जताई जा रही है।